हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ प्रियंका संभव और मनी नाइन के इस प्राइम के प्लेटफॉर्म में मैं आपके लिए हर वेडनेसडे बुधवार को दिन में 2 बजे लेकर आती हूँ वेल्थ लाइन, जिसमें हम आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप कमा रहे हैं तो आपको अपने फ्यूचर के लिए बचाना बहुत जरूरी है, और उसे बचाने के लिए और आपके वेल्थ को ग्रो करने के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया हो सकता है। यानी आप हर महीने छोटे छोटे सिप के जरिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को चाहते हैं कि उस पर हम अपने एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचाएं, तो यही वो वेल्थ लाइन है जहां हमारे साथ जुड़ते हैं एक्सपर्ट्स और आपके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। आज मेरे एक्सपर्ट्स हैं मनी मंत्रा के फाउंडर वीरल भट्ट। सो लेट्स वेलकम वीरल। वीरल, वेलकम टू मनी नाइन। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला आज मनी नाइन के लिए, हमारे प्राइम के मेंबर्स के लिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरल। वेलकम वंस अगेन। शुक्रिया प्रियंका, हमेशा अच्छा लगता है आपसे जुड़ने का और निवेशकों के सवालों के जवाब देने के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम निवेशकों के पोर्टफोलियो को लेकर आए विरल। उससे पहले अभी अभी अक्टूबर के एमफी के मंथली इन्वेस्टमेंट के नंबर सामने आए, तो उसमें मुझे एक राइट। इंटरेस्टिंग बात लगी एंड आई वांटेड टू चेक विथ यू कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, वहां पर हम देख रहे हैं 19% का डाउनफॉल है एज कम्पेयर टू सितंबर में जो पैसा आया था। ठीक है, सितंबर में जितना पैसा था कुछ 30,000 करोड़ एंड अबव, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 24,000 आया, तो 19% का हम स्लाइड देख रहे हैं। लेकिन सरप्राइज मुझे लगा हाइब्रिड फंड्स, जो छह हम्म, सात हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में जो 6-7 स्कीम्स हैं, मल्टी एसेट इसमें एक होता है, राइट। बैलेंस एडवांटेज है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, इनमें जो है सितंबर के मुकाबले 14,000 से ज्यादा का जो है 14,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। सो हाइब्रिड पसंद क्यों आ रहा है लोगों को, और इक्विटी से दूर क्यों हो रहे हैं? मार्केट वॉलेटिलिटी परेशान कर रहा है क्या? देखिए, ये बहुत ही वियर्ड लगता है जब हम भी उसको एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है और निवेशक क्या सोच रहे हैं। अगर हम देखेंगे प्रियंका, तो स्पेशली अक्टूबर मंथ में अगर हम देखें तो मार्केट ने काफी अच्छा पिकअप लिया था। राइट। हम्म। मार्केट इनफैक्ट ऊपर साइड गया था और काफी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न्स वो पर्टिकुलर मंथ में निवेशकों को मिला था। राइट। और वही मंथ में अगर देखेंगे तो लोगों ने सेल ऑफ किया होगा, मार्केट में से निकले होंगे। और लगता है कि भाई जिस तरह से जनवरी से लेकर सितंबर, और या तो मैं कहूँ कि लास्ट ईयर के सितंबर से लेकर अभी के तक के सितंबर तक मार्केट ने कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया और इनफैक्ट हम्म। बहुत ही डाउनसाइड गया और मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो वो हालत में उनको लगा कि भाई अभी थोड़ा सा मार्केट में बने रहना अच्छा नहीं है, स्पेशली इक्विटी स्पेस में। पर हम्म। एज एन प्रोफेशनल और एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हम हमेशा यही कहते हैं कि यही एक अच्छा टाइम होता है, क्योंकि देखिए अगर वो बने रहते तो अक्टूबर मंथ की जो अपसाइड थी वो कैप्चर होती उनके फंड्स में और रिटर्न्स में, और काफी अच्छा पोर्टफोलियो का रिटर्न्स बनता। सिमिलरली, जो दूसरा आपने पॉइंट कहा हाइब्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। वही एक कैटेगरी थी प्रियंका की, जिसने जो बाकी जो बेंचमार्क है, जैसे निफ्टी का बेंचमार्क है या निफ्टी 100 का बेंचमार्क है, उसको बीट करने में काफी सक्सेसफुली फायदेमंद हासिल हुआ फंड मैनेजर्स को और निवेशकों को, क्योंकि वही एक ऐसी कैटेगरी थी जहां पे मल्टी एसेट जैसे फंड्स में डबल डिजिट रिटर्न्स मिले थे। तो हम्म। डेफिनेटली जहां पे डाउनसाइड प्रोटेक्ट होता है, जहां पे कंपेयर टू बेंचमार्क अच्छे रिटर्न्स आते हैं, डेट का कुशन होता है और डिफरेंट एसेट्स का भी कुशन होता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे हम्म। राइट ये साल में। तो वो चीज मल्टी एसेट में काफी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हुई। वॉलेटिलिटी को कैच करने में बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड्स काम आते हैं। तो ओवरऑल बैलेंस एडवांटेज या तो हाइब्रिड कैटेगरी में काफी अच्छा इंप्रेशंस आए हैं, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स और इंक्लिनेशन दिख रहा है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी को कैच करने में और डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने में काफी अच्छा साबित होता है। और जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, स्पेशली इक्विटी मार्केट जो डाउनसाइड जाता है, नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं, तो लोग डर जाते हैं, लोग निकल जाते हैं, अपने एसआईपी को स्टॉप करते हैं, जो नहीं करना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि अगर आप इक्विटी में हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना सकते हो। ओके, सो मार्केट अभी भी वॉलेटाइल नजर आ रहा है, और आज के दिन तो खैर मार्केट बहुत अपसाइड में है इस दिन जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये सस्टेन नहीं कर पाता है ऊपर पे। ठीक है,
और अभी तक टैरिफ पे क्लैरिटी नहीं है। ट्रम्प जी जो है वो फिर से हमें एक कह रहे हैं कि भाई ऑलिव ब्रांच देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसे में सिप में क्या रणनीति होनी चाहिए? वीरल, आपका मंत्र क्या है? आप मनी मंत्रा के फाउंडर हैं, तो मनी मंत्रा में हमें सिप मंत्रा बताइए। देखिए, सिप मंत्र हमेशा यही कहता है कि भाई आप डिसिप्लिन रहिए और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिप स्ट्रेटेजी है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज आप आपके पोर्टफोलियो में लगा सकते हो, बट सिप ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप कंटिन्यू, आप मंथ ऑन मंथ इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन रखते हैं। क्योंकि दोनों तरीके से, बार बार कहते हैं हम प्रियंका, कि दोनों तरीके से, दोनों तरीका यानी कौन सा? डाउन साइड में भी अगर आप निवेश कर रहे हो तो आपको आगे जाके उसका फायदा होगा। अभी आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे, आपकी एनएवी कम होगी, बट जब मार्केट ऊपर साइड जाएगा, यानी जब मार्केट अच्छा रिटर्न्स देगा, तब आपके एनएवी बढ़ेंगे, और जो आपने यूनिट्स जो एक्यूमुलेट किए हैं, वो उसका फायदा आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग में और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में काफी अच्छी तरीके से एसआईपी दे सकता है। तो इक्विटी में स्पेशली एसआईपी काफी अच्छा रूट होता है, उसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, हालांकि आपका अगर कोई फाइनेंशियल गोल आ गया तो डेफिनेटली आप एनकैश कर सकते हैं, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी या मार्केट के डर से अगर आप एसआईपी को बंद करते हैं तो गलत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो ट्रेंड दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है कि हाइब्रिड फंड्स को लोगों ने पसंद किया, क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्ट होता है, आपकी डिपेंडेंसी ऑन वन पर्टिकुलर एसेट इक्विटी पे नहीं होती है, डिवाइड हो जाती है, तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो क्या ये राइट टाइम होगा हाइब्रिड फंड्स चुनने का? अगर मेरा लॉन्ग टर्म का गोल है, तब भी मैं क्या हाइब्रिड चुनूं, या मैं अगर लॉन्ग टर्म है तो आप कहेंगे नहीं, आप इक्विटी, प्योर इक्विटी में जा सकते हो? देखिए, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इक्विटी बोलते ही है, और इक्विटी में ही रहना अच्छा रहता है। बट साथ में, अगर हमने बहुत बार डिस्कशन किया है ये प्रियंका, मैं हमेशा कहता हूं कि हर किसी के पोर्टफोलियो में एक हाइब्रिड फंड्स तो बनता ही है। क्यों बनता है? क्योंकि देखिए, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, साइकिल्स चेंज होती है, गोल्स चेंज होते हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो सकती है। उसमें अगर आपने सोचा है कि मेरा तो गोल जो है वो लॉन्ग टर्म है, बट क्या अगर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई आफ्टर 3 इयर्स और आफ्टर 5 इयर्स, जब से मैंने प्लानिंग स्टार्ट की है, तो हाइब्रिड जो करता है वो क्या करता है? वो डाउन साइड को प्रोटेक्ट करता है। अगर वो ड्यूरेशन में मार्केट नीचे गया तो आपको अच्छे रिटर्न देने में काम आता है, और आपका जो पोर्टफोलियो का ओवरऑल बैलेंस है, क्योंकि देखिए हम हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, और हाइब्रिड इटसेल्फ अ वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन, जहां पे आपके 3-4 फंड्स इक्विटी के हो सकते हैं और 1 या 2 फंड्स अगर हाइब्रिड के होते हैं, तो ओवरऑल जो कुशन मिलता है, जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है, और जो रिटर्न्स को काफी बैलेंस इट आउट करने में काम आता है, वो है हाइब्रिड कैटेगरी। ओके, सो डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा है, कंटिन्यूटी बरकरार रखना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म सोचेगा, लेकिन हमेशा एक नियर टर्म के वो जो मार्केट के ये जो साइकिल्स होते हैं उसके लिए आप कैसे तैयार रहे? वेल सेड। चलिए वीरल, अब हम पोर्टफोलियोज की तरफ बढ़ते हैं, और ये वेल्थ लाइन केवल और केवल मनी9 प्राइम मेंबर्स के लिए है। तो मैं चाहूंगी हम वो ईमेल एड्रेस आपको एक बार फिर से दिखा दें, जहां हमारे प्राइम मेंबर्स अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। वैसे ये है हमारा स्पेसिफिकली प्राइम मेंबर्स के लिए ईमेल एड्रेस money9prime@tv9.com, जिसमें आप हमें म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज अगर भेजेंगे तो वेडनेसडे के इस 2 o'clock के सेशन में हम उसको इंक्लूड करेंगे। और अगर आप स्टॉक्स पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो सैटरडेज को हमारे साथ इक्विटी एक्सपर्ट होते हैं, जो डायरेक्ट इक्विटी यानी आपके स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। और आई थिंक इस हफ्ते बहुत कुछ होगा स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए सवालों को पूछने के लिए, तो इस ईमेल आईडी पर आप अपने क्वेश्चंस हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही में अंकित सिंह जी को मैं वेलकम कहना चाहूंगी, न्यू मेंबर जो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते अंकित, थैंक यू सो मच मनी9 की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए, और इसी तरह और भी तमाम लोग ज्वाइन कर सकते हैं और स्पेशल सेशन का हिस्सा ले सकते हैं। तो वीरल के पास मैंने पहुंचा दिया था संजीव कुमार का पोर्टफोलियो, और सबसे पहला पोर्टफोलियो मैं संजीव का ही ले रही हूँ वीरल। इनके पोर्टफोलियो में हमने देखा 70,000 रुपए की सिर्फ संजीव कर रहे हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है कमेंडेबल है, बहुत अच्छा अमाउंट है। सभी स्कीम्स में इन्होंने बराबर पैसा डाला है, सभी में 10,000 7 स्कीम्स पिक की है। मोतीलाल का लार्ज कैप, कोटक का मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप, क्वांट का मल्टी कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई इंडिया का अपॉर्चुनिटी फंड, और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। इनके पोर्टफोलियो को आप कैसे देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है प्रियंका, उनका लकी नंबर जो है वो 7 है, इसके लिए हर चीज उन्होंने 7 से जुड़े हुए की है। 7 फंड्स हैं और 70,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
पोर्टफोलियो काफी अच्छा है प्रियंका, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कह सकता हूं मैं उसको। मेरे हिसाब से कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने लार्ज कैप भी रखा है, मिड कैप रखा है, स्मॉल कैप, मल्टी कैप को काफी अच्छी प्रायोरिटी दी है, फ्लेक्सी कैप को भी रखा हुआ है, क्योंकि दोनों मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप अलग अलग तरीके से बिहेव करता है और अलग अलग तरीके से पोर्टफोलियो बनाता है फंड मैनेजर। फंड हाउस भी काफी अच्छे लिए है, वेल परफॉर्म्ड, काफी अच्छा ट्रैकिंग रहा है, बहुत साल भी हो चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग फंड उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो है आईसीआईसीआई का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। ये पर्टिकुलर साल में, हालांकि एक साल का परफॉर्मेंस हमें वैसे इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए या ट्रैक नहीं करना चाहिए, पर मैं स्पेशली जो मार्केट की सिचुएशन है और ये पर्टिकुलर फंड जो उन्होंने रखा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये पर्टिकुलर फंड आईसीआईसीआई ने ये एक साल में कम से कम 9% के आसपास रिटर्न दिया है, जो बेंचमार्क निफ्टी 50 हो, निफ्टी 200 हो या निफ्टी 500 हो, वो तीनों को अच्छे से बीट किया हुआ है। तो ऐसे फंड्स को भी रखना बहुत ही जरूरी है। हालांकि ये फंड को काफी साल हो चुके हैं, बट ये पर्टिकुलर फंड एक एक्स फैक्टर लेकर आ सकता है आगे आने वाले सालों में। तो काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, बैलेंस पोर्टफोलियो है, बने रहिए कम से कम 10-15 सालों तक। ओके, सो संजीव जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो। इनफैक्ट वीरल को तो आपकी स्कीम जो आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, वो बहुत अच्छी चॉइस भी लग रही है, शानदार। सातों की सातों स्कीम पर वीरल कह रहे हैं थम्स अप है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। वाओ, वेरी नाइस संजीव जी, बने रहिए इस पोर्टफोलियो के साथ, नो चेंज एट ऑल। अगला क्वेश्चन हमारे जिस प्राइम मेंबर का, उन्होंने अपना हमें नाम नहीं भेजा था, पर उन्होंने सिर्फ अपनी एज बताई है। तो ये जो है प्राइम मेंबर जिनकी एज है 42, और इनके पोर्टफोलियो में हमें नजर आ रहा है हीलियोस का फ्लेक्सी कैप फंड 10,000 की सिप यहाँ कर रहे हैं, ओल्ड ब्रिज फोकस्ड फंड 10,000 की सिप यहाँ, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 5,000 की सिप चल रही है, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 8,000, टाटा के स्मॉल कैप फंड में 5,000, बंधन निफ्टी अल्फा 50 फंड में 6,000, वाइटो के स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड में 6,000। ओके, सो दिस इज द सेकंड अपॉर्चुनिटी। अब इसमें कितना डिफरेंस है पहले वाले में, वो भी मैं वीरल को रिक्वेस्ट करूंगी बताएं। पर वीरल, ये एक वाइटो का स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है, जहाँ 6,000 की सिप कर रहे हैं, और कुल मिला के ये 50,000 की सिप कर रहे हैं। ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? और इससे ठीक पहले आप आईसीआईसीआई थ्रू के अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बात कर रहे थे। इज इट द सेम काइंड ऑफ कैटेगरी? एब्सोल्युटली, यानी जो डिफरेंट मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभी उसको हम कहते हैं कि स्पेशल अपॉर्चुनिटीज। किसी पर्टिकुलर कंपनी ने कोई राइट इश्यूज लेकर आने वाले हैं, या कोई ओके, बोनस एक्सपेक्टेड होता है, या डिविडेंड डिक्लेरेशन होने वाला होता है। ऐसे कुछ जब स्पेशल सिचुएशंस आते हैं मार्केट्स में स्टॉक्स के रिलेटेड या कंपनी के रिलेटेड, तो वो ऐसा एज्यूम करके चलते हैं फंड मैनेजर्स की उसमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन में या लॉन्गर ड्यूरेशन में भी ये काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन को बैट करते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई स्पेशल सेक्टर्स में उनका फोकस हो, जैसे अभी आज के टाइम पर देखें तो एनर्जी सेक्टर काफी बूम में चल रहा है, एआई सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ पर्टिकुलर स्पेशल थीम्स को लेकर या स्पेशल सेक्टर को लेकर भी ये पोर्टफोलियोज बिल्टअप करते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्टिंग पैरामीटर होता है, फ्लेक्सी कैप के कैटेगरी के अंडर वो आता है, जिसमें कोई ओके, बाउंडिंग होता नहीं है फंड मैनेजर को। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी अच्छा है इनका। हालांकि मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो को ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा प्रियंका, क्योंकि उन्होंने ऐसे 2 एएमसीज को ऐड किया है जो अभी काफी नई एएमसीज है, उनके एग्जैक्टली, पास द ट्रैक फर्स्ट टू रिकॉर्ड। स्कीम्स, हीलियोस और ओल्ड यस, ब्रिज। एब्सोल्युटली प्रियंका, उसको एक्सपीरियंस इतना नहीं है, और उसमें भी मुझे थोड़ा सा ओल्ड ब्रिज, हालांकि उनका फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, पर यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और जैसे मैंने पहले वाले पोर्टफोलियो में एक कंपैरिजन बताया कि भाई ये पर्टिकुलर आईसीआईसीआई का फंड जो था उसने मार्केट के अनुरूप कैसे रिटर्न्स दिया है, ये पर्टिकुलर फंड ओल्ड ब्रिज का फोकस्ड फंड, उसने मार्केट के अनुरूप रिटर्न्स नहीं दिया है। इनफैक्ट बहुत ही प्रदर्शन देखे तो, हालांकि वैसे देखने जाए तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बट ट्रैक रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। फोकस फंड में मुझे लगता है जब ऐसे कोई कैटेगरी में कोई निवेशक निवेश करते हैं, तो जो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी टाइम से ऐसे कुछ कैटेगरी में कुछ फंड मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वैसे ट्राई करना चाहिए। मैं अब उनको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं, बट अगर चेंज करने की सोच रहे हैं तो ओल्ड ब्रिज
जो फोकस्ड फंड है उसको HDFC के फोकस्ड फंड से वो रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा कंपैरेटिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका की जो बंधन का निफ्टी अल्फा 50 फंड है उसने भी काफी डिसअपॉइंटमेंट किया है। मार्केट के जो बेंचमार्क है उसके सामने अगर उसको देखे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से ये दो कमजोर कड़ी है ये पोर्टफोलियो में, एक तो ओल्ड ब्रिज का फोकस्ड फंड और बंधन का निफ्टी अल्फा 50 फंड। ओके, बट यू फाइन विद हीलियोस का फ्लेक्सी कैप जो फेयरली न्यू है, पर ठीक है आपको लग रहा है? हाँ, फेयरली न्यू है, बट परफॉर्मेंस अगर देखे, ट्रैक रिकॉर्ड देखे इन टर्म्स ऑफ अदर पीयर्स ग्रुप, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं प्रियंका राइट कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं फंड्स को रिव्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है और परफॉर्मेंस और ट्रैक जो जितना भी टाइम का हुआ है वो काफी अच्छा रहा है। और उनको चलाने वाले समीर अरोड़ा, उनसे भी फेमिलियरिटी बहुत है लोगों की और अच्छा बोलते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं बाजार में, तो उनकी कंपनी का फंड है ये। लेकिन हाँ, दो कमजोर कड़ी, आई लाइक दैट लाइन वीरल, दो कमजोर कड़ी जो है वो है ओल्ड ब्रिज फोकस फंड, जिसको आप HDFC के ही फोकस फंड से रिप्लेस कर सकते हैं, और बंधन निफ्टी अल्फा 50 फंड, एक स्मार्ट बीटा फंड पिक किया है। वीरल कह रहे हैं कि इसको लेट गो भी कर देंगे तो बहुत ज्यादा आप कुछ मिस नहीं कर रहे होंगे। ओके, तो अगर इनको हटाएंगे तो जो पैसा होगा, ओल्ड ब्रिज का तो आपने बता दिया वो वहां डालेंगे, और बंधन में भी जैसे 6000 की सिप चल रही है, तो इन्हीं इसी पोर्टफोलियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या कोई स्कीम ऐड करना चाहेंगे आप इनके लिए? देखिए, एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको सजेशन दूंगा कि अगर वो कुछ अलग किस्म के फंड रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, राइट, तो बंधन का ही एक इनोवेशन करके एक फंड है जो काफी फ्यूचरिस्टिक और सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू एज सेक्टर्स और काफी अच्छा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर हुआ है। तो वो फंड को ये फंड जो निफ्टी अल्फा फंड लिया है उससे वो रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो एक रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है ये भी सजेस्ट कर दिया आपको। बेस्ट ऑफ लक, निवेश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारे प्राइम मेंबर अमनदीप का मैं लेकर आ रही हूँ, और अमनदीप की एज है 40। इन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि भाई मुझे 1 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना है। सो अमनदीप जी का पोर्टफोलियो अगर हम सामने ला सकें तो मुझे भी पढ़ने में आसानी होगी। अमनदीप का पोर्टफोलियो, एक सेकंड में उसे पुश करने की कोशिश करती हूँ। ये रहा, अमनदीप का पोर्टफोलियो सामने आ गया, राइट। सो अमनदीप के पोर्टफोलियो में जो है वो हमें नजर आ रहा है कि इनको एक 3000 की सिप और ऐड भी करनी है। अभी 22000 की सिप कर रहे हैं और इसमें और मतलब इसे 25000 तक ले जाएंगे। क्वांट का स्मॉल कैप 3000, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप 4000, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 4000, HDFC का डिफेंस फंड 3000, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 4000, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 4000। 22000 की सिप चल रही है अमनदीप की, जिसको ये 25000 यानी 3000 की एक सिप ऐड करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू 18 लाख पहुंच चुकी है, 1 करोड़ का टारगेट है। सो वीरल, अगर आप हेल्प कर सकें, अमन को भी आसानी होगी कि अगर 25000 की भी सिप हो जाती है 3000 एक एडिशन के बाद, तो 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है अमनदीप को? 18 8 लाख साल प्रियंका, 8 लाख, ओके 8 इयर्स में वो 1 करोड़ का टारगेट 12% अनुमान से वो हासिल कर पाएंगे। ओके। सो और जो 3000 की ऐड करनी है और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कुछ चेंज करेंगे आप इनके पोर्टफोलियो में? मतलब 2 स्मॉल कैप मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत ही कंसर्न्स है मुझे ये पोर्टफोलियो से प्रियंका। ओके, 3 फंड को कमजोर मैं कड़ी यहाँ पे पहचानिए फिर वीरल। राइट, एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या है, पहले हमारी नजर कमजोर कड़ी पे ही जाती है। जो अच्छा कर रहा है वो तो डेफिनेटली आगे जाके भी अच्छा कर सकता है, बट जो कमजोर है उसको थोड़ा देखना जरूरी है। तो इनके पोर्टफोलियो में प्रियंका 3 ऐसे फंड्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा जो उनको देखना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए। स्पेशली जैसे आपने भी मेंशन किया कि 2 स्मॉल कैप फंड है, कॉन्ट और कैनरा रोबेको। पहले कोई भी कैटेगरी में जब भी अगर कोई भी इन्वेस्टर या पोर्टफोलियो जब बनाता है कोई भी निवेशक, तो अगर जब मैं एक कैटेगरी के 2 फंड्स देखता हूं तो पहले मैं ओवरलैप चेक करता हूं कि वो 2 फंड्स ने कितना ओवरलैपिंग किया हुआ है। हालांकि स्मॉल कैप में आप देखेंगे ना प्रियंका, तो इतना ओवरलैपिंग नहीं दिखेगा आपको, राइट, और ये केस में भी ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं है। पर कंसर्न की बात यह है कि ये दोनों फंड ने ये बीते 1 साल में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं दिया है, और उसमें भी अगर हम देखें तो कैनरा स्मॉल कैप का जो रिटर्न्स है वो इतना अच्छा नहीं है। हालांकि हम थोड़े वक्त पहले ही कैनरा मैनेजमेंट से मिले थे, कैनरा म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट से, और दे मेक श्योर दैट कि आने वाले जो 1 या 2 साल है उसमें जो भी करेक्टिव मेजर्स उनको लेने हैं, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में कुछ
जो उनको करेक्शन करने थे वो उन्होंने अभी कर लिए हैं, तो दे कैन एक्सपेक्ट बेटर रिटर्न्स आउट ऑफ इट फ्रॉम विद इन अ 1 और 2 years टाइम। तो कैनरा में डेफिनेटली बने रहिए, कैनरा में दिक्कत नहीं है। हालांकि ओवरलैपिंग नहीं है तो दोनों फंड्स को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट एटलीस्ट अभी से उनको 2 से 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके रडार में रखिए कि भाई एग्जैक्टली क्या बिहेव हो रहा है, क्या करेक्शन जो हुआ था पोर्टफोलियो में, जो चेंजेस हुए थे और नीचे गया था, रिटर्न्स नहीं मिले थे, तो उसमें जो चेंजेस उन्होंने किए हैं उससे कुछ फायदा हुआ है पोर्टफोलियो में। और क्वार्टरली आप एक बार चेक कर सकते हैं, और साल में डेफिनेटली 1-2 बार चेक करके आप रिव्यू कर लीजिए कि वापस से ये फंड अपने ऑन ट्रैक हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अलावा एचडीएफसी का जो डिफेंस फंड है बहुत ही साइक्लिकल होता है, उनको ये पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न्स बहुत टाइम तक नेगेटिव भी रह सकते हैं और डाउनसाइड भी जा सकता है, अगर ये उनको पता है तो डेफिनेटली ये फंड को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जब भी बात आती है थीमेटिक या सेक्टोरियल की, तो मैं यही कहूंगा कि आप कोई एक डेडिकेटेड थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड अगर आप लेना चाहते हो तो आईटी है, फार्मा है या कंज्यूमर है, ऐसे सेक्टर्स में जाइए जहां पे वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती है, या अगर डाउनसाइड भी होता है तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। और अगर आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड से डर लगता है तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स, जैसे मैं आईसीआईसीआई के फंड के नाम हमेशा देता हूं कि आईसीआईसी का एक थीमेटिक सेक्टोरियल फंड है जो थीमेटिक थीमेटिक एडवांटेज। एडवांटेज, यस, हाँ, सारे सेक्टर्स को मिलाकर काफी अच्छा रिटर्न्स देता आ रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो ऐसे फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उसमें फंड मैनेजर आपके लिए थीम्स रोटेट कर रहा होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जरूरत नहीं इसीलिए है। वीरल ही नहीं, वीरल जैसे और भी एक्सपर्ट जो आते हैं वो उसको अब बोलते हैं कि अगर थीम में ही करना है, थीमेटिक सेक्टर ही चाहिए तो वहां कीजिए। चलिए, तो ये हमारे प्राइम मेंबर्स जो हैं उनके लिए ये एक्सक्लूसिव शो हम लेकर के आते हैं हर वेडनेसडे को दिन में 2 बजे। और यहाँ आज वीरल मेरे साथ हैं, तो 3 पोर्टफोलियोज हम चेक कर चुके हैं। अब 4th पोर्टफोलियो पर आते हैं। सुनील कुमावत का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे हम। सुनील कुमावत जी का पोर्टफोलियो ये रहा हमारे सामने। एज है 37 और सुनील जी का पोर्टफोलियो लंबा चौड़ा है, ठीक है। 2-2 हजार की सिप इन्होंने बहुत सारी कर ली है, ठीक है। 10 सिप है इनके पोर्टफोलियो में। एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान, ईडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, आईसीसी प्रू का लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का बीएसई इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड, क्वांट का मल्टी एसेट फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई ब्रू सिल्वर ईटीएफ। ओके, सो गोल्ड से लेकर सिल्वर, यूएस से लेकर के फ्लेक्सी कैप, सब कुछ बीएसई इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड, कुछ मिसिंग नहीं है। क्या मिसिंग लग रहा है आपको? 20,000 की सिप चल रही है, शानदार है, कुछ भी छोड़ा नहीं है सुनील जी ने। वीर, देखिए, पोर्टफोलियो में जितने ज्यादा फंड हो तो मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ये बहुत बड़ा मिथ बहुत बार मैंने देखा है प्रियंका। यहाँ पे सब कुछ लिया हुआ है बट 10 फंड्स कहीं ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो डू इट योरसेल्फ डीआईवाई मेथड से अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत बार डाइवर्सिफिकेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन बहुत बार वो बहुत ही थिन लाइन होती है, तो ये चीज ना हो जाए, ये हमेशा मेरी गुजारिश रहती है निवेशकों को। तो एक बार मुझे ऐसे 2 फंड्स हैं, उनको पोर्टफोलियो में से शायद से अगर वो निकाल दे तो ओवरऑल बैलेंस अच्छा हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर में दिक्कत नहीं है, गोल्ड सिल्वर 10-15% एलोकेशन अगर आप रखते हो तो लॉन्गर रेंज में आपके पोर्टफोलियो को डाउन साइड प्रोटेक्ट करने में और रिटर्न्स देने में डेफिनेटली काम आता है। तो एसबीआई गोल्ड और आईसीआईसीआई का जो सिल्वर फंड है उससे कोई दिक्कत नहीं है, फंड में बने रह सकते हैं। बट इडलवाइज का जो यूएस टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड है और मोतीलाल ओसवाल का जो एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड है, ये दोनों फंड को मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में से निकालकर ये जो उसके अलावा के जो बाकी के फंड्स हैं 8 फंड्स रहेंगे, उससे से पोर्टफोलियो कंटिन्यू रखिए। आगे जाके अगर एसआईपी करनी होगी आपको तो वही जो 8 फंड 2 फंड के निकालने के बाद मैं जो कह रहा हूं उसमें कंटिन्यू करिए, उसमें ऐड करिए, कोई नया फंड मत लीजिए, क्योंकि बाकी अगर आपका देखे तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी बन जाता है, फ्लेक्सी कैप बन जाता है, लार्ज कैप आपने रखा है, मिड कैप आपने रखा हुआ है, मल्टी एसेट भी रखा हुआ है। हालांकि मल्टी एसेट में भी गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर होता है और आपने स्टैंड अलोन भी गोल्ड सिल्वर लेकर रखा है, तो आपका ओवरऑल एक्सपोजर शायद से 20-25% तक भी गया होगा, पुट टुगेदर ऑल द 3 फंड्स। तो
थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, दो फंड्स में से निकलने की गुजारिश है। और बाकी अगर देखें तो गोल्ड और सिल्वर को ट्रैक करते रहिए कि कैसे परफॉर्मेंस आ रहा है, और जब जब मौका मिले कि प्रॉफिट बुक करने का अगर आपको मन हो रहा है तो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये जो फंड्स, दो फंड्स जो वीरर को लग रहा है कि आपके लिए ये सही नहीं हो सकते, एक तो 10 फंड्स ही बहुत ज्यादा हैं। ईडलवाइज का यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड जो है, इससे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। और दूसरी स्कीम आपने बताई मोतीलाल ओसवाल का बीएससी इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड, ये भी आपके राइट। लिए सूटेबल नहीं है। इसके अलावा 8 स्कीम है, अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है, इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर में ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, तो उसका सुनील आपको ख्याल रखना है। बट इन दो स्कीम्स को बाय बाय कहने की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो में। अब हम लेकर आते हैं प्रफुल्ल शुक्ला जी का पोर्टफोलियो। प्रफुल्ल हमारे मनी 9 प्राइम के मेंबर्स हैं, और पहली बात जो उन्होंने लिखी है कि क्या मुझे ज्यादा रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। सो इसका जवाब तो हम लेंगे ही वीरल से, पर आपका पोर्टफोलियो चेक भी कर लेते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2000 की सिप, एचडीएफसी मिड कैप फंड 2000, बंधन स्मॉल कैप 1000, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, यहाँ पर भी 1000 की सिप कर रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड है, इसमें इसमें 500 की सिप है। और एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान में भी 500, और आईसीआईसीआई प्रू के इंफ्रा फंड में 1000 की सिप, तो 9000 की सिप चल रही है। प्लस इनका एक वो भी है, एक लमसम का भी पोर्टफोलियो है। 1,25,000 का लमसम निवेश इन्होंने 35,000, 25 और 20,000, 10,000 में ब्रेक करके क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड, ग्रो का टोटल मार्केट निफ्टी इंडेक्स फंड, और टाटा इंडिया का फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, इसमें निवेश किया है। सो पहले पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करेंगे या पहले उस सवाल का जवाब देंगे जो कह रहे हैं मुझे ज्यादा रिटर्न के लिए स्टॉक मार्केट में शिफ्ट होना है? चॉइस इज योर्स वीरल, पर दोनों सवालों के जवाब चाहिए। पहला सवाल लास्ट में लूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा आंसर बड़ा हो सकता है। पोर्टफोलियो में कंसर्न है मुझे प्रियंका। ओके। ये भी एक मिथ बहुत बार होता है प्रियंका, कि मैं अगर एसआईपी और लमसम कर रहा हूं, तो जब हम कहते हैं कि भाई आपके पोर्टफोलियो में 6-7 फंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपके एसआईपी के 6-7 फंड होने चाहिए और लमसम के 6-7 फंड होने चाहिए। ओवरऑल टोटल आपके 6-7 फंड्स में भी आप म्यूचुअल फंड का अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप डू इट योरसेल्फ कर रहे हैं तो 6-7 फंड से ज्यादा मैनेज करना, अगर कोई एडवाइजर होता है तो ठीक है, आप ज्यादा फंड भी अगर हो गए तो वो आपके गोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैनेज कर पाएगा। अभी अगर आप डू इट योरसेल्फ कर रहे हैं तो पुट टुगेदर एसआईपी और लमसम मिला के 6-7 फंड्स होने चाहिए। अभी यहाँ पे आपके हो रहे कम से कम 13 फंड्स एसआईपी और लमसम मिला के। तो एसआईपी में से 3 फंड मैं जो कहूंगा, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो को बारीकी से देखा हुआ है और एनालिसिस करने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि ये टोटल जो आपके 3 ऐसे 6 फंड जो है एसआईपी और लमसम में से आपको निकलने चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड एसआईपी में से, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड एसआईपी में से, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एसआईपी में से, और लमसम में से निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड, और ग्रो टोटल मार्केट निफ्टी इंडेक्स फंड। मैं ये फंड निकलने के लिए कह रहा हूं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो पोर्टफोलियो में जो फंड्स हो गए हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो वो डिफिकल्ट टू ट्रैकिंग और डाइवर्सिफिकेशन नहीं बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। तो ये 6 फंड में से निकल जाइए, और बाकी के जो फंड है कम से कम 7 फंड बचेंगे आपके। एसआईपी में कम से कम 5 फंड और लमसम में 2 फंड। ये पर्टिकुलर 7 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए, कम से कम 10 से 15 साल का टाइम होराइजन लेकर चाहिए। और ओवरऑल अगर आप ऐसे फंड्स में 15-20 साल तक भी रहेंगे तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट जो मुझे आंसर करना है, जो आपका पहला सवाल था, देखिए आप ऑलरेडी काफी फंड्स में आपने निवेश करके रखा है और आप स्टॉक मार्केट में तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर ही रहे हो। हालांकि रिटर्न्स, बॉटम लाइन ये हमेशा हम कहते हैं कि रिटर्न्स आपको ज्यादा स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, दोनों में से आ सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट ज्यादा रिटर्न दे सकता है तो म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता है। आप कितने टाइम तक रहना चाहते हो या कितने टाइम तक रह सकते हो आपके पोर्टफोलियो में, वो डिफाइन करता है कि आपको कितना अच्छा वेल्थ क्रिएशन और कितना अच्छा रिटर्न्स आएगा। मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जहां पे आप पेशेंसली डिसिप्लिन रहकर अगर अच्छा खासा टाइम देते हैं
तो आपके जो रिटर्न्स है वो मैनीफोल्ड आ सकते हैं और अच्छे आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि एक तो आपको बार बार उसको रिव्यू करना पड़ता है, और टाइमलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा स्टॉक्स मिल जाएंगे कि कौन से टाइम में एंट्री करना है और कभी आपको उसको लेना है। बट जब एग्जिट की बात आती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो आप एग्जिट कर पाओ वो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, और रिटर्न्स जो जितने मिले हैं वो आपको अच्छे से मिल सके। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि स्टॉक मार्केट को अभी मत देखिए, आपने ओवरऑल अच्छा पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, उसको ही कंटिन्यू करिए। और अगर आपके और कोई ऐसे गोल्स अगर आते हैं या आपके जो गोल्स है वो फुलफिल्ड हो जाता है, फिर आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं। ऑल राइट, वेल सेड, थैंक यू सो मच विरल। और हमारे इतने सारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो को बैठ करके वक्त निकाल कर आपने एनालाइज किया, और आगे भी हम आपके साथ इसी तरह से प्राइम में लाते रहेंगे आपको भी। और थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता बहुत बिजी रहते हैं, पर फिर भी एकदम आफ्टरनून में, दिन के बीचों बीच, अक्सर आप लोग शोज शाम को करते जब थोड़ा सा आप लाइट हो जाते हैं, पर आपने एकदम मिड आफ्टरनून में हमारे साथ शो करना अग्री किया, थैंक यू। और सारे पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट करने के लिए थैंक यू विरल। जल्द होती है मुलाकात, बाय बाय। प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू प्रियंका। ओके, सो विरल भट्ट थे आज मेरे साथ, आपके पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट कर रहे थे। अगर आप मुझे देख रहे हैं और आप मनी 9 प्राइम के मेंबर हैं, तो अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। आपके पोर्टफोलियोज का सिलसिला, आपके स्टॉक से जुड़े हुए सवालों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो या फिर स्टॉक का पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं हमारे गेस्ट से, मनी 9 के मेंबर हैं, तो फिर क्या क्या इंतजार कर रहे हैं। ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस money9prime@tv9.com, ध्यान से देख लीजिए, इस पर मेल भेज दीजिए। और मनी 9 प्राइम की मेंबरशिप में आपको क्या मिलता है, तो आपको बहुत सारा रिसर्च हमारा एक्सक्लूसिव मिलता है, स्पेशल शोज जो केवल और केवल मनी 9 प्राइम के मेंबर्स के लिए बनाए जाते हैं। तो हमारे ये 3 ऑफरिंग हैं जो आप मनी 9 प्राइम की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो इसका आपको फायदा मिलेगा, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। इन 3 जरियों से आप जुड़ सकते हैं। और ये जो ग्रीन टिक है इन पर, ये आपको बता रहे हैं कि आप जब एक इकोनॉमी पैकेज चुनेंगे तो आपको क्या फायदे मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड चुनेंगे तब क्या फायदे मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगले वेडनेसडे मैं फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज डिस्कस करने वाली हूँ एक गेस्ट के साथ। तो भेजते रहिए अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, देखते रहिए मनी 9। और मनी 9 प्राइम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत सारे फायदे हैं इसमें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।